अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आलिया ख़ान और आप यूट्यूब चैनल आलिया ख़ान ऑफ़िशियल देख रहे हैं। नाज़रीन, बीमारी कोई भी हो उसका मौसर तरीका इलाज ज़रूरी होता है। आप अगर उसका एक तरीके से इलाज नहीं कराएंगे तो वो बीमारी बढ़ते बढ़ते आपके लिए वबाल जान बन जाएगी। और कोई भी बीमारी हो, अल्लाह पाक ने उसका इलाज ज़रूर तजवीज़ किया है। ये हम पे डिपेंड करता है कि हम अपने उस इलाज को किस तरह से सीरियस लेते हैं और उसको किस हद तक हम करवाने में जो है ना अपनी ज़िम्मेदारी सर अंजाम देते हैं। सिर्फ डॉक्टर ही नहीं इसमें अहम किरदार अदा करते, आपका ताउन भी बहुत ज़रूरी होता है। जी नाज़रीन, मैं बात कर रही हूँ फ़िज़ियोथेरेपी की। ये एक ऐसा तरीका इलाज है जिसके बारे में अभी लोग इतना ज़्यादा शायद जानते नहीं हैं, या जानते हैं तो उसको इतना सीरियस नहीं लेते, क्योंकि इसकी वजह यह है कि इस तरीका इलाज में अद्वियात का इस्तेमाल नहीं होता। मुख्तलिफ़ एक्सरसाइज़ के ज़रिए और मुख्तलिफ़ मशीनों के ज़रिए वर्जिश करवा के मरीज़ का इलाज किया जाता है, और ये थोड़ा सा देर पा तरीका इलाज है। और शायद इसी वजह से लोग जो है अपने सब्र का पैमाना लबरेज़ कर देते हैं और इलाज दरमियान में ही छोड़ के चले जाते हैं। ये तरीका इलाज फ़िज़ियोथेरेपी किस तरह से मौसर है और डॉक्टर्स अपने मरीज़ों का किस तरीके से इलाज करते हैं, आज इस पे हम एक गुफ्तगू करेंगे डॉक्टर अली शावेज़ यूनुस साहब से। ये फ़िज़ियोथेरेपिस्ट हैं और इनसे हम जानेंगे कि फ़िज़ियोथेरेपी किस तरह से एक मौसर तरीका इलाज है। जी अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम सलाम। कैसे हैं डॉक्टर साहब आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह। आपके टाइम का बहुत शुक्रिया, और मैं आपके प्रोग्राम्स वक्तन फ़वक्तन देखती रहती हूँ, मुख्तलिफ़ टीवी चैनल्स पे आपको देखती हूँ, तो मुझे बड़ी खुशी हुई कि आपने मुझे भी टाइम दिया। थोड़ा सा अपने बारे में बताइएगा कि आप मेडिकल फील्ड में कब से हैं और क्या क्या ज़िम्मेदारियाँ सर अंजाम दे रहे हैं? जी मैं यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर से ग्रेजुएटेड हूँ 2018 का, और ऑलमोस्ट 3 साल का मेरा एक्सपीरियंस है, और मेरा एमफिल बायोमैकेनिक्स में है। एमफिल बायोमैकेनिक्स में मेरा कंप्लीट हो चुका हुआ है। उसके साथ साथ मैंने डिफरेंट हॉस्पिटल्स में काम किया हुआ है, जैसे कि PSRD है, अदारा बहाली मज़ूरा, यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर के हॉस्पिटल्स में, सोशल सिक्योरिटी के हॉस्पिटल्स में, और उसके बाद मैं अपना क्लिनिक अभी रन कर रहा हूँ। ये जहाँ हम बैठे हुए हैं ये मेरा अपना क्लिनिक है। यहाँ पे अब मेरी ड्यूटीज़ हैं, यहाँ पे मैं पेशेंट्स को देखता हूँ और उनको चेकअप करता हूँ। अच्छा डॉक्टर साहब, फ़िज़ियोथेरेपी एक ऐसा तरीका इलाज है जिसके बारे में लोगों को इतनी ज़्यादा अवेयरनेस नहीं है। थोड़ा सा आप अपने बारे में बताइएगा कि आप फ़िज़ियोथेरेपी पे किस तरह से लोगों का इलाज कर रहे हैं। और एक और तरीका इलाज है जिसको एक्यूपंक्चर कहा जाता है, तो ये थोड़ी सी लोगों में कन्फ्यूजन है कि क्या ये दोनों चीज़ें सेम हैं और क्या आप ये दोनों काम एक साथ कर रहे हैं? जी बिल्कुल, हम अपने क्लिनिक पे जो करते हैं, ट्रीटमेंट करते हैं लोगों का। बेसिकली फ़िज़ियोथेरेपी क्या है? फ़िज़ियोथेरेपी में हम जदीद मशीनरी की मदद से और मैनुअल थेरेपी यानी हाथों की मदद से इलाज करते हैं, जो कि किसी भी तरह से उसके साइड इफ़ेक्ट्स नहीं हैं। और दूसरा ये कि वो ना ही हम कोई इसमें मेडिसिन यूज़ करवाते हैं और ना ही कोई सर्जरी यूज़ करवाते हैं। सर्जरी यूज़ होती है इसमें, ठीक है जी। तो इसके ज़रिए से इलाज इस तरह से मुमकिन है कि हम मोडेलिटीज़ यानी मशीनों के इस्तेमाल और मैनुअल थेरेपी से पेशेंट्स का इलाज करते हैं। ये जदीद मशीनरी जो है इसमें यूज़ होती है, और इसमें जैसे आपने एक्यूपंक्चर का नाम लिया, तो एक्यूपंक्चर टेक्निक है एक, बेसिकली ये चाइनीज़ एक टेक्निक है जिसके ज़रिए से ये बॉडी एनर्जी वर्क्स के काम करते हैं। इसमें बारीक सी नीडल्स होती हैं, वो हम इंसर्ट करवाते हैं पेशेंट की बॉडी के या अफेक्टेड एरियाज़ के ऊपर। वो डिपेंड कर रहा होता है कंडीशन क्या है और केस क्या है हमारे पास, तो उसके ज़रिए से भी इलाज है, और वो भी बिल्कुल सर्जरी और मेडिसिन के बगैर इलाज है, और उसके बहुत अच्छे इफ़ेक्ट्स हैं। बहुत अच्छा तरीका इलाज है जिसमें पेशेंट्स को बहुत जल्द एक बूस्टेड तौर पे उनको जो आराम है या उनका पेन है उसमें कमी वाज़िया महसूस होती है। इसके साथ साथ जो है कायरोप्रैक्टर ट्रीटमेंट है, स्पाइनल मैनिपुलेशंस हैं, थर्स मैनिपुलेशंस हैं, उसका भी इलाज, उसके ज़रिए से भी इलाज करते हैं हम अपने क्लिनिक पे। अच्छा डॉक्टर साहब, आपने बताया कि जो है बग़ैर अद्वियात के इलाज करते हैं, तो बात वही है कि हमारा जो है ना माशरा या हमारे लोग ऐसे हैं कि वो समझते हैं कि जब तक हम दवाई नहीं खाएंगे, जब तक हम इंजेक्शन नहीं लगाएंगे, शायद हमने ठीक ही नहीं होना। और हालांकि ये सबसे बड़ी अच्छी बात है कि अगर आप बग़ैर दवाई के ठीक हो जाएँ, तो मैं तो समझती हूँ कि बहुत जल्दी इंसान को इस तरफ से आना चाहिए। तो आप क्या समझते हैं कि इस हवाले से लोगों को अभी तक आगाही क्यों नहीं है, और इसकी आगाही के लिए क्या इक़दाम करने चाहिए? आप बहुत अच्छा इनिशिएटिव है जी आपका हेल्थ चैनल है, और अल्लाह ताला आपको और कामयाब करे इसमें। आप जैसे लोगों की ही रिक्वायरमेंट है हमें, और जो कि लोगों को इसके बारे में, इस फील्ड के बारे में और इस तरीका इलाज के बारे में हम बता सकें या उनको कन्विंस कर सकें इसके बारे में लोगों को,
इस तरीका इलाज की तरफ लेके आ सकें कि वो अब मोस्टली जो होता है हमारे पास पेशेंट जब भी आता है या जो पेशेंट वो मोस्टली मैं ये पता नहीं कहना चाहिए कि नहीं वो ख़राब हुआ होता है पेशेंट, मतलब मेडिसिन खा के वो थक चुका है, इंजेक्शन लगवा के वो थक चुका है, उसके बाद उसने किसी से सुना है जी यहाँ से आप चले जाएं, आप फिज़ियोथेरेपी करवा लें तो आपको जो है आराम, और अल्हम्दुलिल्लाह उसमें हम किसी भी मेडिसिन और किसी भी सर्जरी के बगैर जो इलाज करते हैं और पेशेंट को अफाका होता है। और यही एक अच्छा भी है हमारे लिए, हमारी फील्ड के लिए कि हम जब पेशेंट्स का इलाज करते हैं, एक पेशेंट को अगर आराम आया है तो वो 2-3 को और बताता है, अगर वो उसके इर्द गिर्द या कोई लोग हैं ऐसे जिनको उस तरह का मसला है, तो इस तरह से वो रुझान थोड़ा बढ़ रहा है। अभी कह लें कि सिटीज़ में जो है हमारे बड़े सिटीज़ हैं जैसे लाहौर है, इसमें रुझान काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका हुआ है, लोगों को अवेयरनेस आ चुकी है, मेडिसिन के साइड इफ़ेक्ट्स का पता चल चुका है। मैं ये नहीं कहता मेडिसिन लेनी नहीं चाहिए, लेकिन जो आपकी कंडीशन है उसके अकॉर्डिंग लें। अगर आपको जोड़ों का दर्द है, कमर में दर्द है, आपको इस तरह से न्यूरोलॉजिकल कोई इश्यूज़ हैं, आपके हाथ पांव सुन्न होते हैं, या सेरिब्रल पाल्सी के पेशेंट्स हैं, न्यूरो के रिलेटेड जितने इश्यूज़ हैं, उनके जो हैं इलाज जो है वो इस फील्ड में इसमें हम बगैर मेडिसिन और बगैर सर्जरी के कर सकते हैं। तो फिर मुझे नहीं लगता कि हमें मेडिसिन लेनी चाहिए या मेडिसिन यूज़ करनी चाहिए, ठीक है। तो इसमें हम इलाज जो है वो मेडिसिन और सर्जरी के बगैर मुमकिन है और लोगों को करवाना चाहिए ये। अच्छा डॉक्टर साहब, जिस तरह से अभी आप बता रहे थे कि जोड़ों का दर्द है और ये उसके लिए बड़ा मौसर तरीका इलाज है, तो क्या आपके इस तरीका इलाज में जोड़ों का दर्द बशमूल इसमें शियाटिका का दर्द है, मोरों का दर्द है, और इसके अलावा जिस तरह से वो गैंठिया और दीगर अमराज कहे जाते हैं, और ख़ुसूसी तौर पे चूँकि आजकल सर्दियों का मौसम है और सर्द मौसम में ऑटोमेटिकली ही जिसको नहीं भी जोड़ों का दर्द होता वो भी निकल आता है, तो इस हवाले से आप क्या कहेंगे अपने मरीज़ों के लिए? जी बिल्कुल, ये जो तरीका इलाज अगर हम जोड़ों पट्ठों की बात करें या इससे रिलेटेड मोरों से रिलेटेड मसले हैं, बहुत कॉमन है आजकल, बल्कि ऑल ओवर द वर्ल्ड जो है लो बैक पेन बहुत ज़्यादा कॉमन है, ठीक है जी। सेकंड जो है वो मोस्ट कॉमन ये है डिसेबिलिटी की तरफ लेके जाती है पेशेंट्स को, या सेकंड मोस्ट कॉमन जो है डिज़ीज़ इसको एक समझा जाता है। अगर हम देखें तकरीबन हर तीसरा चौथा जो बंदा है वो इस चीज़ का शिकार है, कमर के दर्द का और इन सब चीज़ों का। तो इसका इलाज है, जोड़ों के दर्द का इलाज है, इसमें गेंठिया जैसे आपने नाम लिया उसका इलाज है हमारे पास। शैटिका मोस्ट कॉमन हो गया है। शैटिका मोरों का मसला, यानी मोरों में अल्लाह ताला ने जो डिस्क रखी हैं हमारी, वो स्लिपेज की वजह से, या वो मवाद है एक पानी की थैली है उसकी वजह से, वो नर्व्स के दबने की वजह से, ये सारी चीज़ें, फिर वो उन नर्व्स के ऊपर प्रेशर आता है, नर्व्स की सप्लाई रुकने की वजह से पेशेंट फील करता है कि उसके पाँव में सुइयाँ चल रही हैं या पाँव सुन्न हो रहे हैं, ये सीवियर कंडीशंस में ऐसा होता है। तो उसका इलाज बिल्कुल हम करते हैं किसी भी मेडिसिन और किसी भी सर्जरी के बगैर, और ये अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा इलाज है कि जो दोबारा भी पेशेंट को नहीं होता। इसमें ये नहीं है कि आपने कोई मेडिसिन ले ली है और आपको उतनी देर अफाका रहा है और उसके बाद दोबारा आपको दर्द स्टार्ट हो गया, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। इसमें जो हमारा तरीका इलाज है, इसमें ना सिर्फ हमने पेशेंट का पेन ख़त्म करना है, बल्कि उसको उसकी अपनी जो रूटीन लाइफ है या उसका रोज़मर्रा के जो काम काज है उसमें वापस लेके आना आता है। ये फिज़ियोथेरेपिस्ट की ज़िम्मेदारी होती है कि वो वापस उसकी रूटीन को गेन करें, सिर्फ पेन ख़त्म करना ही नहीं। शायद इसी वजह से ही ये तरीका इलाज जो है ये थोड़ा सा लंबा है, या लोगों जैसे आपने कहा कि सब्र का पैमाना उनका लबरेज हो जाता है, तो ये उनकी भलाई के लिए है जी, कि अगर वो प्रॉपर या पूरा जो है सेशंस हैं या पूरा जो तरीका इलाज जो है वो पूरा करवा लेंगे तो उनको दोबारा भी ये मसला नहीं होगा। उनकी बॉडी वर्क्स, हम बेसिकली काम किस पे करते हैं, हम उनके मसल्स की स्ट्रेंथनिंग, ठीक है, और उनकी स्ट्रेचेस, और इस तरह से उस पर काम करते हैं कि वो दोबारा मसल्स इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएं कि वो दोबारा प्रॉब्लम कॉज ना करें पेशेंट को आने वाले वक्त में, या आने वाली जो है उनकी रूटीन है उसमें उनको परेशान ना करें। डॉक्टर साहब, अभी मैंने क्वेश्चन में आपसे पूछा था कि सर्दियों में आजकल सर्द मौसम है, तो इस मौसम में जोड़ों के दर्द बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं और बुज़ुर्गों में ख़ास तौर पे ये ज़्यादा मसाइल पाए जाते हैं, तो इस हवाले से आप ऐसे मरीज़ों को क्या कहेंगे, क्या मशवरा देंगे? सर्दियों में बेसिकली हमारा जो है, हम सर्दियों में पानी नहीं इस्तेमाल करते हम ज़्यादा, यानी आपने नॉर्मली देखा होगा, और बहुत सारे जैसे डायबिटीज़ है पेशेंट्स को, या उन लोगों के लिए पानी पीना और भी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, बूढ़े अफराद में,
कि वो जैसे ही वाटर इनटेक लेते हैं या पानी ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं तो उनको यूरिन का प्रॉब्लम, उनको बार बार वॉशरूम आना जाना इस चीज़ से। और दूसरा यंग हैं अगर हम या हमारी जितने भी उम्र के लोग हैं वो पानी का इस्तेमाल कम कर देते हैं। हम पानी का इस्तेमाल कम होगा तो हमारे पट्ठों की नरिशमेंट जो है वो कम हो जाती है, जिसकी वजह से पट्ठों में खिंचाव जो है वो ज़्यादा आना लग जाता है। उस खिंचावट की वजह से, उस पानी की कमी की वजह से, लैक ऑफ एक्टिविटी की वजह से सर्दी लगती है, हम नहीं उठते, हम अब सारा सारा दिन कमरों में पड़े रहते हैं। अपने जो काम काज हैं वो कोशिश करते हैं कि हम ऑनलाइन कर लें या इस तरह से एक्टिविटी बेसिकली लिमिटेड हो जाती है हमारी। ये दो हमारे माशरे में कॉमन है कि हम वॉक पे नहीं जाते, हम स्ट्रेंथनिंग नहीं करते, हम एंड्योरेंस एक्सरसाइजेज नहीं करते, जिसकी वजह से फिर हमें ये परेशानियाँ जो हैं ये सामना इनको फेस करना पड़ता है मोस्टली सर्दियों में। और इसी वजह से जोड़ों में दर्द की शिकायत बढ़ जाती है, क्योंकि जितना ज़्यादा हम अपनी बॉडी को एक जगह पे रखेंगे या उसको लिमिटेड करेंगे, अपनी एक्टिविटीज़ को लिमिटेड करेंगे, तो उतना ज़्यादा वो अकड़ने के उसके चांसेस जो हैं या बॉडी के स्पैज़म में जाने के, मस्कुलर स्पैज़म होने के चांसेस जो हैं वो बढ़ जाते हैं। तो इसमें ये पानी का इस्तेमाल ज़्यादा करें, आप अपनी डाइट को अच्छा करें, विटामिन डी लें उसमें, ठीक है। और ये तो बेहतर डाइटिशियंस जो होते हैं वो आपको बेहतर इसके बारे में बता सकते हैं, हर बंदे की एक स्पेसिफिक डाइट जो होगी उसके अकॉर्डिंग। लेकिन आप अच्छा खाएं, अच्छा पहने, अपनी बॉडी को वार्म अप रखें, पानी का इस्तेमाल ज़्यादा करें और कोशिश करें कि आप एक्टिविटी में लेके आएँ अपनी बॉडी को। आप वॉक करें, आप रनिंग करें। इस तरह से इन सब चीज़ों को करने की वजह से हम इन सब मसाइल से बच सकते हैं। और यही मसाइल होते हैं जो कि हमें फिर लीड कर जाते हैं किसी न किसी बीमारी की तरफ या किसी न किसी ऐसे मर्ज़ की तरफ जो जिससे निकलना फिर मुश्किल हो जाता है। अच्छा डॉक्टर साहब, हम बात कर रहे थे जोड़ों के दर्द के हवाले से, तो जब एक्सरसाइज की बात की जाती है, वर्जिश की बात की जाती है, तो लोगों में ये अबहाम पाया जाता है, कन्फ्यूजन होती है कि जी जो फिज़ियोथेरेपिस्ट ने एक्सरसाइज करानी है वो हम घर पे भी कर लेंगे, और जो जिम के लोग होते हैं जो ऑलरेडी जिम जा चुके होते हैं उनको भी यही लगता है कि जी ये जो फिज़ियोथेरेपिस्ट हमें एक्सरसाइजेस बता रहे हैं तो वो हम करना शुरू कर देंगे। तो कुछ लोग घरेलू पैमाने पे अपना इलाज खुद करना शुरू कर देते हैं और ख़ुद ही अपना फिज़ियोथेरेपिस्ट बन जाते हैं। तो आप इस हवाले से क्या कहेंगे कि इस तरह के लोगों को किस तरह से करना चाहिए, और फिज़ियोथेरेपी में और जिम की एक्सरसाइज में डिफरेंस क्या है डॉक्टर साहब? देखें जी, जिम की एक्सरसाइज बहुत अच्छी है, आप जाएं जिम जाएं, अपनी बॉडी को एक्टिव रखें। जैसे हमने बात की, जैसे सर्दियां हैं या किसी भी मौसम में आप अपनी बॉडी को अपने 24 घंटे में से कोई 1 घंटा निकालें, अपनी रूटीन लाइफ में से निकालें, अपनी आप वॉक करें, आप जिम जाएं, आप रनिंग करें, आप एरोबिक एक्सरसाइजेस करें, आप योगा करें। आप इन सब चीज़ों से अपनी बॉडी को मेंटेन कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको कुछ प्रॉब्लम है, जैसे आपको लो बैक पेन है, आपको शैटिका है, आपके कंधे में दर्द है, या आपका कंधा जाम हो चुका है, या इस तरह से कोई भी मर्ज़, किसी भी मर्ज़ में आप मुब्तला हैं, तो उन सब चीज़ों का इलाज मैं ये नहीं समझता कि उन्हीं स्पेसिफिक एक्सरसाइजेज के थ्रू आप उसको क्योंकि हर कंडीशन डिफरेंट है। हर पेशेंट जो हमारे पास आता है कमर के दर्द का, उसकी वजह जो होती है, उसके बैक एंड पे जो उसका डायग्नोसिस होता है वो डिफरेंट होता है। तो अगर एक दिन आपने, सपोज हम एग्जांपल लेते हैं कि एक पेशेंट आया है हमारे पास, उसको मैंने एक दिन एक्सरसाइज करवाई है, एक दिन मैंने उसको एक्सरसाइज करवाई है, उसका पेन बेहतर हो गया। अब वो ये समझेगा कि मैं घर जाके ये एक्सरसाइज करूँगा तो मैं ठीक रहूँगा, लेकिन उसको ये नहीं पता कि 2 दिन बाद या 3 दिन बाद मेरा प्लान क्या है। मैंने एक मसल को अगर टारगेट किया सपोज, या एक पोजीशन को टारगेट किया, तो नेक्स्ट जो मतलब वी आर द डॉक्टर्स, हमने पढ़ा हुआ है, हमने वो सारी चीज़, तो हमने उसको प्लान को मॉडिफाई करना है और उसके बाद उसकी इम्प्लीमेंटेशन करवानी है पेशेंट के ऊपर कि अब इसकी स्ट्रेंथनिंग अगर इस मसल की होगी या इस मसल का स्पैज़म ख़त्म हुआ है तो अब नेक्स्ट स्टेप क्या है। तो ये मैं नहीं समझता कि आपको घर में बैठे ऐसी कोई चीज़ आप मिल सकती है या ऐसी एक्सरसाइजेज आप उसको कंटिन्यू कर सकते हैं। और वैसे भी हर जो एक एक्सरसाइज अगर किसी ने आपको बता दी, सपोज एक पेशेंट गया है जी, मैंने ये मुझे हुआ था मसला, जुकाम हुआ था जी, मुझे ये डॉक्टर ने दवाई दी थी, तू भी ये खा ले। मोस्ट कॉमन, हाँ जी, हमारे साथ ऐसे। अब तुम्हें नज़ला जो हुआ था वो पता नहीं सर्दी लगी थी या किस वजह से हुआ था, तुमने वो डॉक्टर ने डायग्नोज किया, तुम्हें मेडिसिन दे दी,
अब जो दूसरा बंदा है उसको पता नहीं क्या किस वजह से है या क्या इशू बैक एंड पे उसका क्या इशू चल रहा है, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं, ये डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। अपनी बीमारी की तशखीस जो है वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है आपकी, कि आप उसका डायग्नोसिस प्रॉपर बनवाएं। प्रॉपर डायग्नोसिस होगा तो उसके बाद जो एक्सरसाइजेज या जो चीज़ें डॉक्टर आपको बताएगा या जो आपको प्रिस्क्राइब करेगा, और जो चीज़ें आपको आपकी डेली लाइफ में, आपकी रूटीन में, आपके पोस्चर में, आपके बैठने उठने के तरीक़ाकार जो डॉक्टर आपको बताएगा, आपकी बॉडी के लिहाज से, आपकी हाइट के लिहाज से, आपकी बॉडी वेट के लिहाज से, ये सारी चीज़ें फिर इसमें होती हैं कि हमने अगर कोई टेबल वर्कर है, उसकी चेयर कैसी होनी चाहिए, उसका टेबल कैसा होना चाहिए, उसका पोस्चर कैसा होना चाहिए, और उसका जो अगर वो लैपटॉप पे काम कर रहा है तो उसको किस तरह से उसको मैनेज करना है अपनी स्क्रीन्स को। तो ये सारी चीज़ें हैं, ये मैन टू मैन डिफरेंट हैं और पेशेंट टू पेशेंट डिफरेंट हैं। ये सारी चीज़ें वेरी करती हैं। तो इसको हमें सीरियस इस तरह से लेना चाहिए कि सुनी सुनाई बातों पे आप ना जाएं। आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें, अपने फिज़ियोथेरेपिस्ट के पास जाएं, उससे तशखीस करवाएं अपने जो भी आपको मर्ज़ है। उसके बाद जो वो आपको गाइड करेगा वो एक्सरसाइजेज करें, उनको रूटीन बनाएं। उसके बाद दोबारा जब वो आपको बुलाता है आप दोबारा जाएं। उसमें हो सकता है कि उसने मॉडिफाई करनी हो आपकी चीज़ें, उसने आपको और चीज़ें बतानी हो या कुछ चीज़ें लिमिट करवानी हो, तो इस तरह से उसको लेके चलना चाहिए और इस तरह से आई थिंक सो के उसको हमें परस्यू करना चाहिए। अच्छा डॉक्टर साहब, अभी हम बात कर रहे थे सुनी सुनाई बातों पे और सुने सुनाई तरीका इलाज पे, तो बहुत ज़्यादा लोग जो है, और हमारे मुल्क में ये बहुत ज़्यादा मसला पाया जाता है कि थोड़ा सा किसी को ख़ास तौर पे मोहरों की जब तकलीफ़ होती है तो वो सबसे पहले ये जो जरा और ये इस तरह के जो लोग बैठे होते हैं, सबसे पहले उनकी कोशिश होती है कि जी हम फ़लाँ बंदे के पास चले जाएं, और वो एक तो इतने ज़्यादा पैसे भी झाड़ते हैं और फिर उसके बाद उनका मसला भी ज़्यादा ख़राब हो जाता है। तो आप इस हवाले से क्या कहेंगे कि ये जो लोग जाके अपना खुद ही बेड़ा गर्क कर लेते हैं, और इसके किस तरह से उनको समझाना पड़ेगा हमें? जी बिल्कुल, इसमें मैं ये समझता हूँ कि हमें अवेयरनेस इस चीज़ के लिए बहुत ज़रूरी है, और दूसरा ये चीज़ कि एजुकेटेड होना पर्सन का, या जो जिस बंदे के पास जा रहा है, अब एक नॉर्मल इंसान है या कोई गांव का इंसान है तो उसकी तो समझ आती है यार, उसको नहीं पता था तो वो चला गया, उसने उसे करवा लिया। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनको आराम भी आ जाता है, लेकिन हर चीज़ की एक वजह और हर चीज़ का एक मैकेनिज़्म डिफरेंट है। अगर किसी पेशेंट को सपोज जैसे ही पहले हमने बात की कि एक बंदे को इलाज आराम आ गया उस चीज़ से, तो वो दोबारा दूसरों तीसरे को बताएगा जी। अब उसको नहीं पता कि उसके बैक एंड पे क्या है। अब उन लोगों को जरा को या उसको ये नहीं पता कि इसके मोरों का मसला है तो इसको किस वजह से मसला है, ठीक है जी। इसके इंटरनल प्रॉब्लम्स क्या चल रहे हैं, ना तो उसने कोई टेस्ट आपके परफॉर्म करने हैं, ना ही उसने कोई आपके एक्सरे एमआरआईज देखने हैं, ना इस तरह से करने। तो इन चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए। और हमारे पास बहुत सारे पेशेंट्स ऐसे आते हैं जो कि इन्हीं वजूहात की वजह से, कुछ ऐसे भी पेशेंट्स हैं जो कि बेड रिटर्न भी हो चुके हैं कि उन्होंने जरा के पास गए थे या उन्होंने किसी ऐसे बंदे से इलाज करवाया है, उसने कोई थर्स दिया है उनको, कोई उनकी ऐसी मसल को ऐसे स्ट्रेच किया है या उसको छेड़ा है इस तरह से, आई डोंट नो कि क्या वो करते हैं उसमें। वो प्रॉब्लम उनका इतना ज़्यादा सवेर हो गया है कि समटाइम्स उसको मैनेज करना भी हमारे लिए भी बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इन चीज़ों से अवॉइड करना चाहिए, इन चीज़ों से बचना चाहिए। अपनी अच्छी ज़िंदगी के लिए आप जब भी किसी को अगर आपको बुखार है सपोज, तो आप जरा के पास नहीं जाते। इसी तरह से अगर आपको पट्ठों का या जोड़ों का मसला है या आपके किसी जॉइंट में पेन है या आपको खुदा ना खासा फ्रैक्चर हो गया, तो आप उसके रिलेटेड जो डॉक्टर है फ्रैक्चर के लिए आप ऑर्थोपेडिक के पास जाएं, ठीक है जी। अगर आपको नज़ला ज़ुकाम है तो आप जनरल फिजिशियन के पास जाएं। इसी तरह से अगर आपको पट्ठों या जोड़ों का दर्द है, उसका मसला है, आपको उठने बैठने में तकलीफ़ होती है, आपको रोज़मर्रा के कामकाज करने में तकलीफ़ होती है, या और बहुत सारी ऐसी कंडीशंस हैं, न्यूरोलॉजिकल कंडीशंस हैं, बहुत कॉमन है शुगर पेशेंट्स में फ्रोज़न शोल्डर। अगर ये आपके मसाइल हैं तो आप फिजियोथेरेपिस्ट से कंसल्ट करें, यानी जिस फील्ड का जो बंदा है उसके प्रॉपर उसके पास जाना चाहिए और उससे अपना जो इलाज है वो कराना चाहिए। अच्छा डॉक्टर साहब, एक बहुत ज़्यादा मसला ये देखा गया है कि जो वर्कर होते हैं, जॉब करने वाले लोग होते हैं, जिन्होंने तकरीबन कोई 8 घंटे बैठ के काम करना है,
उनको क्या मतलब अपने आप में तब्दीलियाँ महसूस होती हैं, बीमारी आती है तो उनको फिजियोथेरेपिस्ट से कंसर्न करना चाहिए। और इसी तरह से अगर कोई हाउसवाइफ है तो ख़वातीन में तो कमर दर्द एक कॉमन सी बीमारी पाई जाती है और वो उसको उस वक्त तक नहीं सीरियस लेती जब तक कि वो बेड पे नहीं पड़ती। तो किस तरह से उनको अलामात ज़ाहिर हों तो उनको समझ आए कि जी हमने अब फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाना है। देखिए जी, अगर ऑफिस वर्कर्स की बात करें तो जैसे मैं बैठा हूँ तो इनका क्या होता है, टेबल वर्क बेसिकली होता है। ऑफिस में उन्होंने सुबह बैंक की ड्यूटीज़ हैं, सॉफ्टवेयर के रिलेटेड, आईटी के रिलेटेड जितने लोग कंसर्न पर्सनस हैं जो, तो उनका बैठने का ज़्यादातर काम होता है। तो मेन चीज़ सबसे पहले तो उन्हें अपना पोस्चर जो है वो ठीक करना पड़ेगा या ठीक रखना चाहिए उनको। अपना पोस्चर ठीक रखें, अपनी चेयर के साथ टेक लगा के बैठें, अपनी कमर को सीधा रखें, ठीक है जी। अगर उनको थोड़ा सा फील होने लग गया है कि उनकी बैक में पेन है, बैक में स्टिफनेस है और वो इस तरह से अपनी बॉडी को ऐसे जकड़न महसूस कर रहे हैं, ठीक, तो वो एक फिजियोथेरेपिस्ट से कंसल्ट कर सकते हैं और अपना जो है पोस्चर ठीक कराने के लिए टिप्स ले सकते हैं। उसमें क्या मॉडिफिकेशंस करनी है उन्होंने अपने टेबल में, अपने चेयर में, उन्होंने किस तरह से उसको बेटर करना है, ये सारी चीज़ें जो हैं वो फिजियोथेरेपिस्ट आपको बताएगा। और आपकी जो रूटीन है किस तरह से आपने, यानी सपोज आपने 8 घंटे की ड्यूटी करनी है, 5 घंटे की ड्यूटी करनी है, तो आप कोशिश करें कि हर 1 घंटे के बाद आप अपनी चेयर से उठें, एक चक्कर लगाएं, आके दोबारा बैठ जाएं। या जब आपको ब्रेक टाइम है, 8 घंटे की ड्यूटी है, उसमें आपको ब्रेक टाइम है 30 मिनट्स के लिए, तो कोशिश करें 10-15 मिनट के लिए आप लेट जाएं, अपनी बॉडी को रिलैक्स करें, अपने आप को इन चीज़ों से बचाएं कि जो फिर लीड कर जाती हैं हमारे मसाइल की तरफ। बैक पेन है तो ये डिसेबिलिटी की तरफ ले जाता है। बहुत सारे पेशेंट्स रहते हैं जिनको, जी मुझे 7 साल पहले शुरू हुआ था, 8 साल पहले शुरू हुआ था, मैंने बड़ी दवाइयाँ खाई हैं, बड़े इलाज करवाए हैं, तो उसके बाद मैं अभी तक ठीक नहीं हो रहा। तो अगर तब उसको मैनेज कर लिया जाता, तब उसको ज़रा सा ठीक करवा लिया जाता, तो आपको बेड रिटर्न होने में आपको महीनों ये पेन बर्दाश्त करने, सालों ये पेन बर्दाश्त करने से आप बच जाते। और आपकी जो रिसोर्सेज, जो आपकी मतलब पैसे यूज़ हुए हैं उसमें, जो आपकी डिसेबिलिटी आई है, जो आप अपना वर्क एफिशिएंटली नहीं कर पा रहे या आप अपनी जो रूटीन की एक्टिविटीज़ हैं वो नहीं कर पा रहे, तो इन सब चीज़ों से आप बच सकते थे। और दूसरी बात की आपने कि जो हाउसवाइफ्स हैं, इन लोगों को भी सबसे पहले तो फ़िज़िकल एक्टिविटी मेंटेन। अब बहुत सारी ख़वातीन ऐसी हैं कि जो कहती हैं जी हम तो सारा दिन काम करती हैं, हम तो सारा दिन अपना वो करती हैं, तो हमारी तो फ़िज़िकल एक्टिविटी हो, वो आपकी रूटीन है। सही। वो जो भी आप काम करती हैं, जो आपके घर रोज़मर्रा के काम हैं, वो आपकी एक रूटीन है और वो पता नहीं कितने सालों से आपके साथ चल रही है। अगर उसमें आप फ़िज़िकल एक्टिविटी ऐड कर लेंगी, फ़िज़िकल एक्टिविटी का मतलब है कि आप निकालें अपने लिए 1 घंटा, आधा घंटा निकालें, आप वॉक पे जाएं, योगा करें, आप मेडिटेशन करें, आप अपनी बॉडी को रिलैक्स, आपको उससे थकावट नहीं होगी। हाँ, ये मैं आपको हकीकतन कह देता हूँ कि आप थकावट नहीं होगी, बल्कि आप रिफ़्रेश फील करेंगी अपने आप को। अगर उसमें भी आपको सपोज आपने किचन में काम करना है 1 घंटे के लिए, तो आप कोशिश करें कि स्टूल रख लें, कोई चेयर रख लें जिस पे आप थोड़ी देर के लिए आप उसमें रेस्ट ले सकें। यानी 10-15 मिनट अगर आप खड़ी हैं तो आपको 5 मिनट का रेस्ट मिल जाएगा उसमें बैठ के। बहुत सारी ख़वातीन हैं जो कि कपड़े धोती हैं, तो वो कोशिश करें कि अपनी वहाँ पे चेयर रखें या कोई ऐसा सीट रख लें जिसके ऊपर बैठ के वो काम कर लें। नीचे बैठने से बजाय बेहतर है कि वो उस तरह से बैठें। अपने पोस्चर को मेंटेन करें, अपने लेटने उठने बैठने के तरीक़ाकार को मेंटेन करें और अपनी एक्टिविटी यानी अपनी फ़िज़िकल एक्टिविटी को बढ़ाएं। अपनी डाइट को अच्छा करें तो हम बहुत सारे मसाइल से बच सकते हैं, हम डिसेबिलिटी से बच सकते हैं, हम अपने लिए और अपने जो चाहने वाले हैं उनके लिए किसी भी मुसीबत या वबाल बनने से बच सकते हैं इन सब चीज़ों से करने से। बिल्कुल। अच्छा डॉक्टर साहब, फ़िज़ियोथेरेपी जो है ज़हनी अमराज के लिए किस तरह से एक मौसर तरीका इलाज है? ज़हनी अमराज में अगर बात की जाए तो मोस्ट कॉमन है हमारे पास सेरिब्रल पाल्सी के पेशेंट्स हैं, स्ट्रोक के पेशेंट्स हैं, उसमें लकवा है, ये न्यूरोलॉजिकल कंडीशंस आती हैं जिसमें थोड़े से मैंने नाम आपको बताएं। मोस्ट कॉमन जो चीज़ें हैं, तो इसमें फ़िज़ियोथेरेपी जो है वो यानी एक सपोज़ किसी सेरिब्रल पाल्सी का पेशेंट है या छोटा बच्चा है, उसको फ़िज़ियोथेरेपी की मदद से बेहतर किया जा सकता है और अल्हम्दुलिल्लाह इतना बेहतर किया जा सकता है कि वो अपनी अच्छी ज़िंदगी गुजार सके।
अल्लाह ताला की तरफ से जो भी उसको बीमारी है, वो उसका मेंटल लेवल जिस तरह से भी है, लेकिन उसका फ़िज़िकल जो है, फ़िज़िकली उसको इतना स्ट्रॉन्ग कर लिया जाता है या इतना कर लिया जाता है कि वो अपने रोज़मर्रा के काम या अपनी मतलब जो भी उसके कंसर्न चीज़ें होती हैं वो उन चीज़ों को परफॉर्म करने में उसको ये डिसेबिलिटी उसमें नहीं रहती उसमें। और स्ट्रोक के पेशेंट्स हैं जी, उसमें पेशेंट रिकवर होता है स्ट्रोक का, और अल्हम्दुलिल्लाह फ़िज़ियोथेरेपी से इतना रिकवर होता है कि वो वापस उसी तरह जैसे वो पहले था स्ट्रोक से, उसी तरह वो अपने रूटीन के काम, अपने जो वर्क्स हैं, अपनी हर चीज़, अपनी स्ट्रेंथ गेन कर लेता है वापस। लेकिन शर्त ये है कि फ़िज़ियोथेरेपी करवाई जाए, उसका इलाज करवाया जाए प्रॉपर तरीका इलाज से, तो वो इन सब चीज़ों से बच सकता है। इन सब चीज़ों से वापस लकवा के पेशेंट्स हैं, ये भी बिल्कुल ठीक होते हैं फ़िज़ियोथेरेपी की मदद से। और बहुत सारी न्यूरोलॉजिकल डॉक्टर साहब, फालिज के पेशेंट फालिज में मतलब कितने % लोग जो हैं वो बिल्कुल ठीक हो जाते हैं फ़िज़ियोथेरेपी के ज़रिए? ये परसेंटेज जो है, या इस तरह से अगर हम बात करें तो ये है कि पेशेंट कितनी जल्दी फिजियोथेरेपिस्ट के पास आया है। अगर तो वो सबसे पहले मेन चीज़ होती है, अगर आपको ऐसे कोई सिम्टम्स आ रहे हैं तो आप सबसे पहले हॉस्पिटल रिज्यू करेंगे। हॉस्पिटल जल्दी जाएंगे, हॉस्पिटल जल्दी पहुंच जाएंगे तो आपका वो अटैक जो है या खुदा न खास्ता वो सब चीज़ें वो हॉस्पिटल वाले या एमरजेंसी में वो डील कर लेंगे। उसके बाद जब वो हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होते हैं, इवन हॉस्पिटल्स में भी ICUs में या इस तरह से फिजियोथेरेपी करवाई जाती है प्रॉपर पेशेंट्स की, ठीक है जी। और उसके बाद जब वो डिस्चार्ज होता है पेशेंट, उसके बाद कितनी जल्दी आप एक फिजियोथेरेपिस्ट से रब्ता करते हैं या उसको कितनी जल्दी आप बुलाते हैं या एक्सरसाइज की तरफ जाते हैं, ये सारी चीज़ें उस पर डिपेंड कर रही होती हैं। अगर विदिन 6 मंथ्स अगर पेशेंट को देख लिया जाए, पेशेंट टू पेशेंट वेरी कर रहा होता है जी, एज टू एज वेरी कर रहा होता है। ये जो चीज़ें रिकवरी है पेशेंट की, कुछ पेशेंट्स में बहुत अच्छी रिकवरी आती है पेशेंट्स की जो है विदिन 2 मंथ्स वो अल्हम्दुलिल्लाह इतना ज़्यादा काबिल हो जाते हैं कि वो चलने फिरने, अपने रोज़मर्रा के काम काज करने में वो बिल्कुल ठीक हो जाते हैं। और बहुत अच्छी रिकवरी है पेशेंट्स की। और मैंने बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स को डील किया है, होम विजिट्स करके डील किया है, जो कि अब वो माशाल्लाह बिल्कुल ठीक हैं। मतलब वो पता ही नहीं चलता कि इनको कभी कुछ हुआ था या नहीं हुआ था। वो चाहे फीमेल हो चाहे मेल हो, उन सब का जो है इलाज जो है वो फिजियोथेरेपी की मदद से किया जा सकता है। अच्छा डॉक्टर साहब, हार्ट पेशेंट का रेलेवेंट होते हैं फिजियोथेरेपिस्ट? हार्ट पेशेंट के जो लोग हैं, क्या उनका भी आप इलाज करते हैं या उनको भी कुछ तजावीज़ देना चाहेंगे आप? हार्ट पेशेंट्स के लिए जब हम इसमें सपोज़ किसी का कोई प्रोसीजर है, हार्ट का प्रोसीजर है किसी को, तो उससे पहले भी इंड्योरेंस एक्सरसाइजेस करवाई जाती हैं उन पेशेंट्स को कि वो उनकी बॉडी इतनी ज़्यादा इंड्योरेंस आ जाए कि वो जो उनका प्रोसीजर होने जा रहा है उससे वो निकल सके या लड़ सके उस चीज़ से, ठीक है जी। और उसके बाद जो होता है वो भी फिजियोथेरेपिस्ट का जो ICU में फिजियोथेरेपी होती है जी, उसमें भी यही कोशिश की जाती है कि पेशेंट को बेड सोर्स से बचाया जाए, पेशेंट की जो है डिसेबिलिटी को ख़त्म किया जाए, उसको वॉक पे लाया जाए। जैसे बहुत सारे हमारे पास कार्डियो के पेशेंट्स को भी हम इंड्योरेंस करवाते हैं, इंड्योरेंस एक्सरसाइजेज होती हैं उनमें देखा जाता है उनकी चेस्ट फिजियोथेरेपी है, इस तरह से हैं। और फ्रैक्चर के पेशेंट्स भी ऐसे ही होते हैं, फ्रैक्चर है, उसका ऑपरेट हुआ है, ऑपरेट के बाद उस पेशेंट को सपोज नी रिप्लेसमेंट हुई है, तो उस पेशेंट को चलाना और उसको वापस उसकी रूटीन में लेके आना, ये सारा फिजियोथेरेपिस्ट का काम है। और ये उसमें बड़ी हेल्पफुल है चीज़ें। और मेनली फिजियोथेरेपिस्ट का एम क्या होता है हमारा कि उस चीज़ को, एक तो उसकी डिसेबिलिटी आई, उसका रिप्लेसमेंट हुई या उसका फ्रैक्चर हुआ, तो उसके बाद उसकी मसल्स को स्ट्रेंथन करना, उसकी इंड्योरेंस को बहाल करना और उसको वापस लाइफ में लेके आना, ये सारी चीज़ें फिर फिजियोथेरेपी में ही आती हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, आखिर पे आप हमारे देखने वालों को अपनी तरफ से क्या पैगाम देना चाहेंगे? आखिर में मैं यही कहना चाहूँगा जी, डोंट बी रिच इन द ग्रेवयार्ड। अगर आपने अमीर होना है तो इस दुनिया में अमीर हो। अपनी जो अमीरी है या अपना मोटापापन है या जो अपनी डिसेबिलिटी, वो आपका जो है साइज़ एक तरह से कह लें, तो ये चीज़ें डोंट बी रिच इन द ग्रेवयार्ड। कब्र में इतना रिच होने की हमें ज़रूरत नहीं है और ना ही हमें वहाँ कोई देखे। जो अपनी हैं डिसेबिलिटीज़ हैं, जो अपने आप के कामकाज हैं, उनमें आप थोड़ा टाइम निकालें, अपने आप को फ़िज़िकल एक्टिविटी की तरफ लेके आएँ। आप बहुत सारी चीज़ों से बचेंगे और आपका ज़िंदगी का
ज़िंदगी गुजारने का जो तरीका है वो बहुत अच्छा हो जाएगा। यंग फील करेंगे आप अपने आप को और बहुत सारी चीज़ों से बच सकेंगे। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। जी नाज़रीन, आपने डॉक्टर शावेद साहब की गुफ्तगू सुनी। मुझे उम्मीद है आपको पसंद आई होगी, आपको इससे ज़रूर मालूमात मिली होंगी। स्पेशली मैं उन लोगों से ज़रूर ये गुजारिश करूँगी, खुदा न खास्ता जिनके घर में कोई मज़ूर इंसान है, किसी को लकवा है, किसी को फॉलेज है, या किसी के घर में कोई मज़ूर बच्चा या कोई ऐसा ज़हनी अमराज का लोग मौजूद हैं, तो खुदारा आप उनको अपने ऊपर बोझ ना समझें। ये एक मौसर इलाज है और इस इलाज के ज़रिए लोग ठीक होते हैं। ख़ास तौर पर लकवे के लोग ठीक होते हैं, फॉलेज के लोग ठीक होते हैं। लेकिन हमारी यहाँ पे कोताही सिर्फ ये है कि हम इसको जो है ना एक मौसर इलाज ही नहीं समझते और डॉक्टर के पास जाते ही नहीं हैं। और इसी तरह से अगर हम जोड़ों के अमराज की बात करें, हम जो है मोहरों के दर्द की बात करें, शियाटिका के दर्द की बात करें, तो हम पहले जो है जराहों के पास और इधर उधर भाग भूग के जब अपना फुली तौर पे हम अपने आप को ख़राब कर चुके होते हैं, तब हम डॉक्टर के पास जाते हैं और उस वक्त डॉक्टर के हाथ में भी कुछ नहीं रहता। तो हमें चाहिए कि हम जो है कि जो हमारे घर में इस तरह के लोग मौजूद हैं जो इस वक्त फॉलेज में हैं, ख़ास तौर पर हमारे बुज़ुर्ग लोग हैं, उनको मौसर तरीका इलाज की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, उन्हें इलाज की ज़रूरत है। और आप अपने घर वालों को और ऐसे लोगों को अपने ऊपर बोझ ना समझें, उनका इलाज कराएं ताकि वो अपनी ज़िंदगी में अपनी ज़िंदगी खुद अच्छे तरीके से गुजार सकें। तो मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी और आप मेरी वीडियो को लाइक भी कीजिएगा। अगर आलिया खान ऑफिशियल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आपने डॉक्टर साहब से कोई किसी किस्म का सवाल पूछना है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर रब्ता कीजिएगा। इसके साथ ही आलिया खान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।